कल्पना कीजिए एक ऐसे राज्य की जहां सिर्फ 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में 1100 से ज्यादा लोग एक साथ रहते हों। मतलब इतनी भीड़ कि पैर रखने की जगह ना मिले। बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और अब उसी देश के एक दूसरे हिस्से की कल्पना कीजिए जहां आप 17 किलोमीटर तक चलते जाएं और आपको एक भी इंसान नजर ना आए। ये कोई कहानी नहीं है, ये हमारे अपने देश भारत की असलियत है। तो आज के इस डीप डाइव में हम भारत की जनगणना के ऐतिहासिक और सांख्यिकीय आंकड़ों का ऐसा ही एक गहरा विश्लेषण करने वाले हैं। ये सिर्फ लोगों की गिनती नहीं है, ये मतलब हमारे देश का सबसे बड़ा एक्सरे है। एकदम सही कहा आपने। और आज का हमारा ये जो विश्लेषण है, ये उन सभी छात्रों के लिए बहुत खास होने वाला है जो यूपी कांस्टेबल या यूपी होमगार्ड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, हमारा उद्देश्य आज केवल कुछ सूखे आंकड़े रटना नहीं है, बल्कि बल्कि उन आंकड़ों के पीछे का जो विज्ञान है, उसे समझना है। जी हाँ, इतिहास और भूगोल को समझना है, क्योंकि जब हम ये समझ लेते हैं कि कोई आंकड़ा वैसा क्यों है, तो उसे याद रखना बहुत आसान हो जाता है। हम कुछ बहुत ही दिलचस्प मेमोरी ट्रिक्स पर भी बात करेंगे, ताकि परीक्षा के दबाव में कोई भी तथ्य दिमाग से स्लिप ना हो। तो चलिए इस सफर की शुरुआत बिल्कुल शुरुआत से करते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे प्राचीन काल की जनगणना के बारे में। बुलेट पॉइंट्स हैं ऋग्वेद, मौर्य काल और मुगल काल। और इस फिगर में दिखाया गया है मेज पर रखे कुछ पुराने दस्तावेज, प्राचीन सिक्के और एक पंख वाला पेन। तो अक्सर हमें लगता है कि जनगणना अंग्रेजों के जमाने का आविष्कार है। ओह, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या प्राचीन काल में भी राजा महाराजा प्रजा की गिनती करवाते थे? 100% करवाते थे, और इसके साक्ष्य हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथों में मौजूद हैं। अगर हम इतिहास को देखें, तो जनगणना के अप्रत्यक्ष साक्ष्य सबसे पहले ऋग्वेद में मिलते हैं। अच्छा। इसे याद रखने का लॉजिक बहुत सीधा है। ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है, तो अगर किसी भी चीज का सबसे पुराना साक्ष्य खोजना हो, तो वो वहीं मिलेगा। इसके बाद जब हम मौर्य काल में आते हैं तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य की जनसंख्या के आंकड़े जुटाने का जिक्र मिलता है। लेकिन एक मिनट, कौटिल्य तो एक रणनीतिकार थे। उन्हें एक-एक व्यक्ति को गिनने की क्या जरूरत पड़ गई? यही तो परीक्षा का सबसे पसंदीदा सवाल है। यहाँ एक एग्जाम अलर्ट है, ध्यान दीजिएगा। मौर्य काल में जनगणना का मुख्य उद्देश्य केवल सिर गिनना नहीं था, बल्कि कराधान यानी टैक्स वसूलना था। ओह, टैक्सेशन। बिल्कुल। कौटिल्य की किताब का नाम ही अर्थशास्त्र है। अर्थ का मतलब होता है धन। एक विशाल साम्राज्य को चलाने के लिए धन चाहिए, और धन टैक्स से आता है। तो इसलिए ये जानकारी जुटाई गई कि राज्य में कर देने वाले कितने लोग हैं। सही पकड़ा। इसके बहुत बाद मुगल काल में भी अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईन अकबरी में प्रजा, उद्योगों और धन का विस्तृत वर्णन किया है। मतलब अकबर की सेना और प्रजा कितनी है, ये अबुल फजल ने लिखकर सुरक्षित कर दिया। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे ब्रिटिश काल की जनगणना के बारे में। बुलेट पॉइंट्स हैं 1872, 1881 और प्रथम आयुक्त। और इस फिगर में दिखाया गया है एक पुराना सेंसस लेजर और एक पुरानी पॉकेट घड़ी। तो मैंने अक्सर देखा है कि छात्रों को 1872 और 1881 के सालों को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है। हाँ, और ये भ्रम परीक्षाओं में बहुत भारी पड़ता है। देखिए, इसे ऐसे समझते हैं कि पहली बार जब कोई इतना बड़ा काम होता है, तो वो बस एक प्रयोग होता है। 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली जनगणना हुई, लेकिन वो प्रायोगिक और अनियमित थी। मतलब कोई पक्का नियम नहीं था। बिल्कुल। इसे याद रखने की ट्रिक बहुत मजेदार है। म से मेयो और म से मनमानी। अरे वाह, मेयो और मनमानी। जी, यानी बिना किसी पक्के नियम के मनमाने ढंग से गिनती हुई। लेकिन 1881 में लॉर्ड रिपन ने पहली बार संपूर्ण भारत में एक साथ और नियमित जनगणना कराई। आर से रिपन और आर से रेगुलर। एकदम सही। और यहाँ एक और एग्जाम अलर्ट है। उस समय भारत की पहली जनगणना आयुक्त थे W.C. प्लॉडन। बढ़िया। प्लॉडन मतलब पहली बार नियमित जनगणना का प्लान प्लॉडन ने किया। बहुत बढ़िया ट्रिक है ये। और इसी साल, मेरा मतलब है 1881 में, ये तय हो गया था कि अब से भारत में हर 10 साल के अंतराल पर बिना रोके जनगणना होगी। जो आज तक चल रहा है। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे संवैधानिक ढांचे के बारे में। बुलेट पॉइंट्स हैं जनगणना अधिनियम 1948, गृह मंत्रालय और अनुच्छेद 246। और इस फिगर में दिखाया गया है भारत का चमकता हुआ संविधान और गृह मंत्रालय का लोगो।
तो आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत ने इस इतनी बड़ी जिम्मेदारी को कैसे संभाला? देखिए, आज़ादी के तुरंत बाद एक मजबूत ढांचे की ज़रूरत थी। इसलिए 1948 में जनगणना अधिनियम 1948 लाया गया। और एक सवाल जो अक्सर परीक्षाओं में उलझाता है, वो ये है कि इतनी बड़ी प्रक्रिया को संभालता कौन है? कई बार विकल्प में सांख्यिकी मंत्रालय या वित्त मंत्रालय दे दिया जाता है। हाँ, जो कि गलत है। बिल्कुल। इसका लॉजिक बहुत व्यवहारिक है। जनगणना में अधिकारी कहाँ आते हैं? हमारे घर आते हैं, दरवाजे पर। बस घर घर जाकर गिनती होती है। इसलिए ये काम गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री के अधीन किया जाता है। घर घर गिनती मतलब गृह मंत्रालय। बहुत आसान है याद रखना। और एक बड़ा एग्जाम अलर्ट यहाँ ये है कि संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट का विषय है। मतलब इस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है? जी हाँ, क्योंकि पूरा देश एक संघ है, एक यूनिट है, तो पूरी जिम्मेदारी केंद्र की होती है। समझ गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे महाविभाजक और विस्फोटक वर्ष की। बुलेट पॉइंट्स हैं 1921, 1951 और 1961 से 1971 का दशक। और इस फिगर में दिखाया गया है एक ग्राफ जो पहले नीचे गिर रहा है और फिर अचानक रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है। पर एक बात बताइए, जनसंख्या कभी माइनस में कैसे जा सकती है? ये भारतीय जनसांख्यिकी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। 1911 से 1921 के दशक में भारत की जनसंख्या में -0.31% की ऋणात्मक यानी नेगेटिव गिरावट दर्ज की गई थी। बाप रे, इतने सारे लोग कहाँ चले गए? वो दौर बहुत भयानक था। देश में भीषण अकाल पड़े थे और सबसे बड़ा कारण था स्पेनिश फ्लू और प्लेग जैसी महामारियां। जन्म लेने वालों की तुलना में मरने वालों की संख्या कहीं ज्यादा हो गई थी। ओह, ये तो बहुत दुखद है। हाँ, ऐसा लगा जैसे 1921 में भारत की जनसंख्या को नजर लग गई हो। और ये एक बहुत बड़ा एग्जाम अलर्ट है। इसी कारण से वर्ष 1921 को महान विभाजक वर्ष या ग्रेट डिवाइड ईयर कहा जाता है। महान विभाजक वर्ष। और इसके बाद 1951 को लघु विभाजक वर्ष कहते हैं। लेकिन 1961 से 71 का दशक तो विस्फोटक साबित हुआ। स्वास्थ्य सेवाएं सुधरीं, मृत्यु दर कम हुई, पर जन्म दर वैसी ही रही। तो 1961-71 के बीच जनसंख्या बम फट गया। मतलब ग्राफ सीधा ऊपर। बिल्कुल। अब इस स्लाइड में हम बात करेंगे 15वीं जनगणना यानी 2011 के महाआकलन की। बुलेट पॉइंट्स है 15वीं जनगणना, 121 करोड़ आबादी और ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या। और इस फिगर में दिखाया गया है भारत के नक्शे पर सोने के सिक्कों का एक बड़ा सा ढेर। तो 2011 की जनगणना प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, किसी खजाने से कम नहीं है। सबसे पहले तो इसका क्रम याद रखना जरूरी है। ये कुल मिलाकर 15वीं जनगणना थी, लेकिन स्वतंत्र भारत की 7वीं। इसे कैसे याद रखें? इसे क्रिकेट से जोड़कर देखिए। MS धोनी का जर्सी नंबर क्या है? 7। अरे वाह! आजाद भारत की 7वीं जनगणना और धोनी का जर्सी नंबर 7 है ना आसान? और इस जनगणना में हमारी कुल आबादी 121 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई। 121 करोड़ मतलब दुनिया की कुल आबादी का 17.5%। सही कहा। दुनिया की जमीन हमारे पास बहुत कम है, लेकिन आबादी 17.5% है। और आज भी 68.9% जनसंख्या ग्रामीण है और केवल 31.1% शहरी। लेकिन इन सब से ऊपर एक और एग्जाम अलर्ट। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य यानी मोटो याद रखना बहुत जरूरी है, जो कि है हमारा जनगणना हमारा भविष्य। बिल्कुल। यही आंकड़े तय करते हैं कि देश में स्कूल कहाँ बनेंगे और नीतियां कैसे बनेंगी। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे राष्ट्रीय औसत आंकड़े 2001 बनाम 2011 की। बुलेट पॉइंट्स हैं जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात और साक्षरता दर। और इस फिगर में दिखाया गया है 3 एनालॉग मीटर जो अलग अलग रीडिंग दिखा रहे हैं। तो अगर हम घनत्व की बात करें तो क्या बदलाव आया? देखिए, जनसंख्या घनत्व 2001 में 324 था, जो 2011 में बढ़कर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। 382। इससे याद रखने की ट्रिक सुनिए। 3 अलग अलग दिशाओं से आए 8 लोग सिर्फ 2 कमरों के मकान में ठूंसे हुए हैं, मतलब 382। 382। ये तो सच में भारत की बढ़ती भीड़-भाड़ का प्रतीक है। और लिंगानुपात
यहाँ तस्वीर थोड़ी मिली-जुली है। वयस्कों का लिंगानुपात 933 से सुधरकर 943 हो गया। ये तो सकारात्मक है। लेकिन एग्जाम अलर्ट यहाँ ये है, शिशु लिंगानुपात यानी 0 से 6 वर्ष के बच्चों में ये आंकड़ा मात्र 919 रह गया है। बड़ों में 943 और बच्चों में सिर्फ 919। ये तो बहुत चिंताजनक है। जी, ये कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुप्रथाओं का असर दिखाता है। वहीं अगर साक्षरता दर की बात करें तो वो 64.8% से बढ़कर 74.04% हो गई है। मतलब लगभग 74% लोग पढ़े लिखे हैं। हाँ, और एक अच्छी खबर ये है कि दशकीय वृद्धि दर 21.54% से घटकर 17.64% हो गई है। मतलब आबादी बढ़ रही है लेकिन रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे सर्वाधिक और न्यूनतम आबादी वाले राज्यों की। बुलेट पॉइंट्स हैं यूएमबी और एसएमए राज्य, और इस फिगर में दिखाया गया है घटते और बढ़ते क्रम में 3 स्तंभ। तो सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य कौन से हैं? यूपी पुलिस की परीक्षा में तो ये पक्का आता है। यूपी वालों के लिए तो ये गर्व की बात है। सर्वाधिक आबादी वाले शीर्ष 3 राज्य घटते क्रम में है: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। यूएमबी मतलब ट्रिक है, उमा बीमार है। यू से यूपी, एम से महाराष्ट्र और बी से बिहार। अरे वाह, उमा बीमार है। और सबसे कम आबादी? सबसे कम आबादी वाले राज्य बढ़ते क्रम में हैं: सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, यानी एसएमए। और यहाँ एग्जाम अलर्ट है, सिक्किम की आबादी सिर्फ 6.10 लाख है। सिर्फ 6 लाख? ये तो किसी मोहल्ले की आबादी लगती है। हाँ, और इसे याद रखना भी आसान है। सिक्किम नाम में ही सिक्का छिपा है, यानी एक सिक्के की तरह छोटी सी आबादी। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे राज्यों की वृद्धि की रफ्तार की। बुलेट पॉइंट्स हैं सर्वाधिक और न्यूनतम वृद्धि वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। और इस फिगर में दिखाया गया है ऊपर जाती सुनहरी सीढ़ियां और नीचे जाती टूटी सीढ़ियां। तो कौन सा राज्य सबसे तेजी से बढ़ रहा है? सर्वाधिक वृद्धि दर मेघालय में दर्ज की गई। जैसे मेघ या बादल आसमान में बहुत तेजी से ऊपर उठते हैं, वैसे ही मेघालय का ग्राफ ऊपर गया। लेकिन इस सूची का जो सुपरस्टार है, जहां एग्जामिनर की नजर पक्का जाती है, वो है नागालैंड। नागालैंड में ऐसा क्या हुआ? एक बहुत बड़ा एग्जाम अलर्ट। नागालैंड 2011 की जनगणना का इकलौता ऐसा राज्य था जहां जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गई। वहां की वृद्धि दर -0.6% रही। -0.6%? हाँ, इसे याद रखने के लिए नागालैंड का N और नेगेटिव का N, पूरे भारत में ऋणात्मक वृद्धि वाला ये एकमात्र राज्य है। और केंद्र शासित प्रदेशों में? दादरा एवं नगर हवेली में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई और लक्षद्वीप में सबसे कम। मतलब हवेली में भीड़ बढ़ गए लेकिन द्वीप खाली रह गया। अच्छा लॉजिक है। इस स्लाइड में हम बात करेंगे भीड़-भाड़ बनाम खुलापन, यानी जनघनत्व की। बुलेट पॉइंट्स हैं घनत्व वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। और इस फिगर में दिखाया गया है एक चेस बोर्ड जिस पर बहुत सारे मोहरे एक साथ रखे हैं। तो सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ है? जन घनत्व में सबसे आगे है बिहार, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब एक ही डिब्बे में बहुत सारे मोहरे। इसके बाद पश्चिम बंगाल और केरल आते हैं। ट्रिक है BWK, यानी बिहार वाले केरल गए। और वो जगह जहां कोई नहीं मिलता? वो है अरुणाचल प्रदेश। वहाँ सिर्फ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। और अगर केंद्र शासित प्रदेशों को देखें तो दिल्ली का आंकड़ा डराने वाला है, 11,320 व्यक्ति। 11,320, बाप रे। तो इस लाइन में हम बात करेंगे स्त्री पुरुष अनुपात की। बुलेट पॉइंट्स हैं लिंगानुपात के शीर्ष और न्यूनतम राज्य। और इस फिगर में दिखाया गया है एक तराजू जिसमें स्त्री और पुरुष का संतुलन दिखाया गया है। इस मामले में केरल पूरे देश के लिए एक मिसाल है। केरल एकमात्र राज्य है जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं। 1084, बहुत बढ़िया। इसके बाद तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश आते हैं। ट्रिक है KTA, यानी केरल से आंध्र तक बेटियां सुरक्षित हैं। और सबसे न्यूनतम लिंगानुपात में हरियाणा सबसे नीचे है, 879 पर। और केंद्र शासित प्रदेशों में दमन और दीव सबसे नीचे है, मात्र 618। ट्रिक याद रखिए, दमन में महिलाओं का सबसे ज्यादा दमन हुआ। ये कड़वी सच्चाई है। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे शिक्षा के मापदंड की। बुलेट पॉइंट्स हैं साक्षरता दर और इसके मापन का आधार। और इस फिगर में दिखाया गया है
एक चमकती हुई किताब और भारत का नक्शा। साक्षरता में भी केरल टॉप पर है 94% के साथ। उसके बाद मिजोरम और गोवा। ट्रिक है KMG, करेला मजे से खाओ गोवा में। हाँ, और सबसे कम? सबसे कम है बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। ट्रिक है BAR, साक्षरता के बार से नीचे। अच्छा, एक डाउट है, साक्षरता गिनते समय क्या 4-5 साल के बच्चों को भी गिना जाता है? बिल्कुल नहीं, ये बहुत बड़ा एग्जाम अलर्ट है। साक्षरता मापने का आधार है 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति। 7 साल का कट ऑफ एकदम रट लीजिए। क्षण की बुलेट पॉइंट्स हैं: केरल का दबदबा, बिहार का संघर्ष और राजस्थान की असमानता। और इस फिगर में दिखाया गया है बार चार्ट के ऊपर रखा एक मैग्नीफाइंग ग्लास। तो असमानता कहाँ सबसे ज्यादा है? यहाँ सबसे बड़ा एग्जाम अलर्ट है राजस्थान। राजस्थान में पुरुष साक्षरता लगभग 97.2% है, लेकिन महिला साक्षरता सिर्फ 52.1%। मतलब लगभग 27% का अंतर। इतना बड़ा गैप क्यों? इसके पीछे राजस्थान का रेगिस्तानी भूगोल है। गांव दूर दूर है तो लड़कियों को स्कूल भेजना मुश्किल होता है। साथ ही कुछ सामाजिक मान्यताएं भी हैं, तो परीक्षा के लिए याद रखें, स्त्री पुरुष साक्षरता के बीच सबसे अधिक गैप राजस्थान में है। बहुत ही शानदार। तो इस लंबे सेशन के बाद क्या उम्मीदवारों के लिए आप एक सुपरफास्ट रिवीजन दे सकती हैं? बिल्कुल, बिना रोके रिवीजन करते हैं। मौर्य काल में उद्देश्य था कराधान। 1881 में पहली नियमित जनगणना, लॉर्ड रिपन। अनुच्छेद 246 के अनुसार ये संघ सूची का विषय है। 1921 है महान विभाजक वर्ष। आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य। सबसे कम आबादी सिक्किम, ऋणात्मक वृद्धि नागालैंड, सर्वाधिक जनघनत्व बिहार 1006, महिलाओं की अधिकता केरल 1084, साक्षरता की आयु 7 वर्ष और सबसे अधिक साक्षरता गैप राजस्थान। एकदम परफेक्ट। तो आज हमने कागजों, लेजरों और घर घर जाकर की गई गिनती का इतिहास देखा। लेकिन जाते जाते एक विचार छोड़ रहा हूं। सोचिए, भविष्य की जनगणनाएं कैसी होंगी? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल डेटाबेस के इस युग में हमें कभी घर घर जाकर दस्तक देने की जरूरत पड़ेगी, या हमारे मोबाइल फोन ही हमारी जनगणना कर देंगे? इसी विचार के साथ आज की इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। जैसा कि आपने उसका थ्योरी पोर्शन पढ़ लिया है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे उसके MCQ प्रैक्टिस। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। इस MCQ अभ्यास के 4 खंड हैं: जनगणना का इतिहास, आधुनिक जनगणना की रूपरेखा, 2011 जनगणना राष्ट्रीय आंकड़े और 2011 जनगणना क्षेत्रीय विश्लेषण और आदर्श वाक्य। चलिए पहले खंड से शुरू करते हैं, जनगणना का इतिहास। प्रश्न 1, भारत में जनगणना के अप्रत्यक्ष साक्ष्य सबसे पहले किस प्राचीन ग्रंथ में मिलते हैं? आपके ऑप्शन हैं: ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी ऋग्वेद, क्योंकि लगभग 800-600 ईसा पूर्व के ऋग्वेद में जनसंख्या रिकॉर्ड बनाए रखने का कुछ उल्लेख मिलता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2, मौर्य काल में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जनगणना के आंकड़े जुटाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपके ऑप्शन है: ऑप्शन ए सेना का गठन, ऑप्शन बी कृषि विस्तार, ऑप्शन सी कराधान टैक्सेशन, ऑप्शन डी व्यापारिक नीतियां। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी कराधान टैक्सेशन, क्योंकि कौटिल्य ने राज्य की आय सुनिश्चित करने के लिए कराधान नीतियों के लिए जनसंख्या के आंकड़ों को जरूरी माना था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3, मुगल काल में जनसंख्या, उद्योगों और धन का विस्तृत वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? आपके ऑप्शन है: ऑप्शन ए बाबरनामा, ऑप्शन बी अकबरनामा, ऑप्शन सी हुमायूंनामा, ऑप्शन डी आईने अकबरी। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन डी आईने अकबरी, क्योंकि यह अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबर के साम्राज्य का एक विस्तृत सांख्यिकीय रिकॉर्ड है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4, भारत में पहली प्रायोगिक या अनियमित जनगणना 1872 में किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? आपके ऑप्शन है: ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो,
ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो, क्योंकि 1872 की यह जनगणना भारत के विभिन्न हिस्सों में गैर एक साथ तरीके से की गई थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5। भारत में पहली बार संपूर्ण रूप से एक साथ और नियमित जनगणना 1881 में किसके द्वारा कराई गई? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, क्योंकि 1881 से भारत में हर 10 साल में एक नियमित और एक साथ जनगणना होती आ रही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6। उस समय 1881 में भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए W.C. प्लॉडन, ऑप्शन बी R.A. गोपालस्वामी, ऑप्शन सी मैकाले, ऑप्शन डी थॉमस मुनरो। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन ए W.C. प्लॉडन, क्योंकि W.C. प्लॉडन को 1881 में हुई पहली नियमित जनगणना का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया था। अब हम दूसरे खंड पर आते हैं, आधुनिक जनगणना की रूपरेखा। प्रश्न 7। जनगणना अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, जिसके तहत स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1951। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1948, क्योंकि यह अधिनियम भारत में जनगणना के संचालन के लिए एक स्थायी कानूनी ढांचा प्रदान करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 के समय जनगणना आयुक्त कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए W.C. प्लाउडन, ऑप्शन बी सुकुमार सेन, ऑप्शन सी R.A. गोपालस्वामी, ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी R.A. गोपालस्वामी, क्योंकि R.A. गोपालस्वामी ने 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना का निरीक्षण किया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 9। भारत में जनगणना का कार्य किस मंत्रालय के अधीन महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी सांख्यिकी मंत्रालय, ऑप्शन डी रक्षा मंत्रालय। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, क्योंकि भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त का कार्यालय गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 10। संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना किस सूची का विषय है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए राज्य सूची, ऑप्शन बी समवर्ती सूची, ऑप्शन सी संघ सूची, ऑप्शन डी अवशिष्ट शक्तियां। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी संघ सूची, क्योंकि संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार जनगणना एक संघीय यानी केंद्र सरकार का विषय है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11। भारतीय जनसांख्यिकी के इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1971। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1921, क्योंकि 1911-1921 के दशक में अकाल और महामारियों के कारण भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि देखी गई थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 12। भारत के इतिहास में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर 24.80% किस दशक में दर्ज की गई, जिसे विस्फोटक वर्ष कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1951-1961, ऑप्शन बी 1961-1971, ऑप्शन सी 1971-1981, ऑप्शन डी 1981-1991। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1961-1971, क्योंकि इस दशक में मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आई, जबकि जन्म दर ऊंची बनी रही, जिससे जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 13। महान विभाजक वर्ष 1921 वाले दशक में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई थी? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए +0.31%, ऑप्शन बी -0.31%, ऑप्शन सी -1.31%, ऑप्शन डी +13.31%। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी -0.31%, क्योंकि ये एकमात्र दशक था जब भारत की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 14। 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं और कुल मिलाकर कौन सी जनगणना थी? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 14वीं, ऑप्शन बी 15वीं, ऑप्शन सी 16वीं, ऑप्शन डी 17वीं। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी 15वीं, क्योंकि ये 1872 में शुरू हुई जनगणना श्रृंखला की 15वीं और 1881 से 14वीं रेमी जनगणना थी। अब तीसरा खंड, 2011 जनगणना राष्ट्रीय आंकड़े। प्रश्न 15। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 16.5%, ऑप्शन बी 17.5%, ऑप्शन सी 18.5%, ऑप्शन डी 20.5%। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी 17.5%, क्योंकि 2011 में भारत की 1.21 अरब की आबादी दुनिया की कुल आबादी का 17.5% थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 16। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 68.9%, ऑप्शन बी 31.1%, ऑप्शन सी 72.2%, ऑप्शन डी 55%। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन ए 68.9%, क्योंकि भारत की अधिकांश आबादी अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 17। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का राष्ट्रीय जनसंख्या घनत्व कितना है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 324, ऑप्शन बी 343, ऑप्शन सी 382, ऑप्शन डी 402। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी 382, क्योंकि यह 2001 में 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से बढ़कर 382 हो गया था, जो बढ़ती जनसंख्या के दबाव को दर्शाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 18। 2001 की तुलना में 2011 में भारत की दशकीय वृद्धि दर 21.54% से घटकर कितनी रह गई है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 19.64%, ऑप्शन बी 18.64%, ऑप्शन सी 17.64%, ऑप्शन डी 16.64%। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी 17.64%, क्योंकि ये जनसंख्या वृद्धि में मंदी का संकेत देता है, हालांकि कुल जनसंख्या अभी भी बढ़ रही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 19। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 933, ऑप्शन बी 940, ऑप्शन सी 943, ऑप्शन डी 953। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी 943, क्योंकि यह 2001 में 933 से सुधार का संकेत देता है, जिसका अर्थ है प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 20। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष कितना है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 914, ऑप्शन बी 919, ऑप्शन सी 927, ऑप्शन डी 933। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी 919, क्योंकि यह 2001 में 927 से गिरावट दर्शाता है, जो एक चिंता का विषय है। और अब अंतिम खंड, 2011 जनगणना क्षेत्रीय विश्लेषण और आदर्श वाक्य। प्रश्न 21। सर्वाधिक आबादी वाले शीर्ष 3 राज्यों का सही घटता क्रम कौन सा है?
आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, ऑप्शन डी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, जिसके बाद महाराष्ट्र और बिहार आते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 22। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी गोवा। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी सिक्किम, क्योंकि सिक्किम अपने छोटे भौगोलिक क्षेत्र और पहाड़ी इलाके के कारण भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 23। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर 27.95% दर्ज की गई? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी मिजोरम। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन ए मेघालय, क्योंकि मेघालय ने 2001-2011 के दशक में लगभग 28% की बहुत उच्च जनसंख्या वृद्धि दर का अनुभव किया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 24। 2011 की जनगणना में ऋणात्मक वृद्धि दर 0.6% वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी सिक्किम। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी नागालैंड, क्योंकि नागालैंड ने प्रजनन क्षमता में गिरावट और प्रवासन पैटर्न के कारण दशकीय जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 25। किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर 55.88% दर्ज की गई? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी दादरा एवं नगर हवेली, ऑप्शन डी पुडुचेरी। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी दादरा एवं नगर हवेली, क्योंकि इस केंद्र शासित प्रदेश ने तीव्र औद्योगिकरण और प्रवासन के कारण असाधारण रूप से उच्च वृद्धि दर देखी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 26। सबसे कम वृद्धि दर 6.3% वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी अंडमान निकोबार, ऑप्शन सी दमन और दीव, ऑप्शन डी लद्दाख। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन ए लक्षद्वीप, क्योंकि लक्षद्वीप एक छोटा द्वीप क्षेत्र होने के नाते सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 27। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल 1028, ऑप्शन बी बिहार 1106, ऑप्शन सी केरल 860, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश 829। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी बिहार 1106, क्योंकि बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 व्यक्ति रहते हैं, जो इसे भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य बनाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 28। सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, जहां केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी रहते हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में विशाल और कम आबादी वाले क्षेत्र हैं, जिसके परिणामस्वरूप घनत्व बहुत कम है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 29। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 11,320 वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी पुडुचेरी, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी दिल्ली। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन डी दिल्ली, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होने के नाते दिल्ली बड़े पैमाने पर शहरीकरण और प्रवासन के कारण अत्यधिक घनी आबादी वाला है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 30।
न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 46 वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी दमन और दीव। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन ए अंडमान निकोबार, क्योंकि ये द्वीप समूह विशाल क्षेत्र में फैले हुए हैं और इनकी आबादी अपेक्षाकृत कम है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 31। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल 1084, ऑप्शन डी मणिपुर। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी केरल 1084, क्योंकि केरल में महिला शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में उच्च स्तर के कारण लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 32। सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, जहां प्रति 1000 पुरुषों पर केवल 879 महिलाएं हैं? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी सिक्किम। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी हरियाणा, क्योंकि हरियाणा ऐतिहासिक रूप से लिंग चयनात्मक प्रथाओं के कारण सबसे कम लिंगानुपात से जूझ रहा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 33। सर्वाधिक लिंगानुपात 1037 वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी अंडमान निकोबार, ऑप्शन सी पुडुचेरी, ऑप्शन डी चंडीगढ़। आपके पास है 3 सेकंड्स। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी पुडुचेरी, क्योंकि पुडुचेरी में लिंगानुपात 1037 है, जो भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 34। भारत का वह केंद्र शासित प्रदेश जहां लिंगानुपात सबसे कम मात्र 618 है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए दमन और दीव, ऑप्शन बी दादरा एवं नगर हवेली, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। आपके पास है 3 सेकंड्स। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन ए दमन और दीव, क्योंकि दमन और दीव में 2011 में प्रति 1000 पुरुषों पर केवल 618 महिलाओं का गंभीर रूप से कम लिंगानुपात था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 35। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की राष्ट्रीय साक्षरता दर कितनी है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 64.8%, ऑप्शन बी 73.0%, ऑप्शन सी 74.04%, ऑप्शन डी 82.14%। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी 74.04%, क्योंकि 2011 में भारत की औसत साक्षरता दर 74.04% थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 36। साक्षरता मापन के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 5 वर्ष या उससे अधिक, ऑप्शन बी 6 वर्ष या उससे अधिक, ऑप्शन सी 7 वर्ष या उससे अधिक, ऑप्शन डी 10 वर्ष या उससे अधिक। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी 7 वर्ष या उससे अधिक, क्योंकि जनगणना के अनुसार 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझकर पढ़ और लिख सकता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 37। सर्वाधिक साक्षरता वाले शीर्ष 3 राज्यों का सही क्रम कौन सा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केरल, गोवा, मिजोरम, ऑप्शन बी केरल, मिजोरम, गोवा, ऑप्शन सी केरल, त्रिपुरा, गोवा, ऑप्शन डी केरल, मिजोरम, त्रिपुरा। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी केरल, मिजोरम, गोवा, क्योंकि केरल भारत में लगातार उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य रहा है। उसके बाद मिजोरम और गोवा का स्थान है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 38। भारत का न्यूनतम साक्षरता दर 61.8% वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी बिहार। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन डी बिहार, क्योंकि बिहार ने 2011 में 61.8% की सबसे कम साक्षरता दर दर्ज की, जो शैक्षिक चुनौतियों को दर्शाता है।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 39। भारत के किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता दर के मध्य सर्वाधिक अंतर है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता के बीच लगभग 27% का सबसे बड़ा अंतर था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 40। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हमारी जनसंख्या हमारी शक्ति, ऑप्शन बी हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ऑप्शन सी एक भारत श्रेष्ठ भारत, ऑप्शन डी जन जन की गिनती देश की प्रगति। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी हमारी जनगणना हमारा भविष्य, क्योंकि यह नारा राष्ट्र के भविष्य की योजना बनाने में जनगणना के महत्व पर जोर देता है। ये है इन सभी एमसीक्यूज की आंसर की, जो कि आपके रिवीजन टाइम में बहुत हेल्प करेगी। एमसीक्यू प्रैक्टिस यही समाप्त होती है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि मेडिकल डायग्नोसिस या इंजीनियरिंग की तरह आंकड़े भी बिल्कुल सीधे और स्पष्ट होते हैं। बिल्कुल ऐसे लगता है। मतलब एक्सरे देखा, टूटी हुई हड्डी दिखी और डॉक्टर ने कहा कि ये रही समस्या, सब कुछ कितना साफ होता है। तो आप मान लेते हैं कि जनगणना के आंकड़े भी ऐसे ही सीधे होंगे, बस कुछ नंबर ही तो हैं जिन्हें रटना है। देखिए, आम जिंदगी में चीजें शायद ब्लैक एंड व्हाइट होती भी हैं, लेकिन जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं की दुनिया में कदम रखते हैं, खासकर यूपी कांस्टेबल और यूपी होमगार्ड जैसी परीक्षाओं में, तो ये आंकड़े अपनी पूरी जटिलता के साथ सामने आते हैं। सही बात है। क्योंकि पेपर सेट करने वाले सीधे सवाल नहीं पूछते, वे अपवादों और बारीक अंतरों के आधार पर सवाल बनाते हैं। मतलब वो देखते हैं कि उम्मीदवार कहाँ फंसेगा। और इसीलिए आज के इस गहन विश्लेषण में हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है। हम 2011 की जनगणना के आधार पर राष्ट्रीय और उत्तर प्रदेश के जनसांख्यिकीय आंकड़ों का एक मास्टर क्लास करने जा रहे हैं। एकदम सही। जो भी उम्मीदवार इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये चर्चा एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगी। हमारा लक्ष्य सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि उस चक्रव्यूह को समझना है जो परीक्षा के पेपर में बिछाया जाता है। हम कुछ बहुत ही स्मार्ट ट्रिक्स के माध्यम से डेटा को दिमाग में छापने का तरीका सीखेंगे। हाँ, क्योंकि परीक्षा हॉल के उस दबाव में जब घड़ी की सुई टिक टिक कर रही होती है, तब सिर्फ रटा हुआ ज्ञान काम नहीं आता। वहाँ काम आती है आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। बिल्कुल। आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जामिनर जाल कहाँ बिछाने वाला है। हमारा दिमाग बहुत सीधे पैटर्न खोजता है, लेकिन असली सवाल अक्सर उन जगहों से आते हैं जहां आंकड़े हमारे सामान्य अनुमानों को गलत साबित कर देते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डेटा के चक्रव्यूह को भेदना शुरू करते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे राष्ट्रीय एससी और एसटी आंकड़े 2011 के बारे में। हाँ, देश की जनसंख्या को समझने के लिए ये सबसे जरूरी है। मैं इसके बुलेट पॉइंट्स पढ़ती हूँ। कुल एससी हैं 20.13 करोड़, जो कि 16.6% है। सर्वाधिक जनसंख्या यूपी में तथा सर्वाधिक प्रतिशत पंजाब में है, जो 31.9% है। ट्रिक है, एससी का ताज यूपी के पास, प्रतिशत में पंजाब झकास। बहुत बढ़िया ट्रिक है। आगे है एससी एवं एसटी लिंगानुपात। एससी का राष्ट्रीय लिंगानुपात 945 है, जबकि एसटी का लिंगानुपात 990 है, जो बेहतर है। ट्रिक है, जनजाति या एसटी में बेटियां ज्यादा, 990। कुल एसटी हैं 10.42 करोड़, जो 8.6% है। और ये सबसे ज्यादा कहाँ है? सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में तथा सर्वाधिक प्रतिशत लक्षद्वीप 94.8% व मिजोरम 94.4% में है। ट्रिक है, भारत के मध्य यानी एमपी में जनजाति का वास। बिल्कुल सही। शून्य जनसंख्या की बात करें तो नागालैंड और अरुणाचल में एससी 0 है, पंजाब हरियाणा दिल्ली में एसटी 0 है। ट्रिक है, नागा अरुण में एससी नहीं, पीएचडी यानी पंजाब हरियाणा दिल्ली में एसटी नहीं। ये पीएचडी वाली ट्रिक बहुत काम आती है। और आखिर में है एग्जाम अलर्ट। एससी का राष्ट्रीय लिंगानुपात 945 है, जबकि एसटी का 990 है। एसटी का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से काफी बेहतर है। ये कथन परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। देखिए, यहाँ परीक्षार्थी पहली गलती करते हैं। अगर परीक्षा में सवाल कुल जनसंख्या या संख्या का है, तो निसंदेह एससी आबादी में उत्तर प्रदेश सही जवाब है, क्योंकि यूपी का आकार ही इतना विशाल है। बिल्कुल।
लेकिन पेपर सेट करने वाले का पसंदीदा सवाल प्रतिशत के आधार पर होता है। वो पूछते हैं कि उस राज्य की कुल आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा एससी समुदाय का कहाँ है, और वहां बाजी मार लेता है पंजाब। तभी वो ट्रिक काम आएगी ना कि एसीद का ताज यूपी के पास, प्रतिशत में पंजाब झक्कास। एकदम सटीक। और एग्जाम अलर्ट वाले पॉइंट को देखिए। आमतौर पर कोई भी सोचता है कि आदिवासी या एसटी क्षेत्र तो विकास की मुख्य धारा से कटे हुए हैं, तो वहां महिलाओं की स्थिति खराब होगी। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। मतलब आदिवासी क्षेत्रों में लिंगानुपात इतना बेहतर 990 क्यों है, जबकि मुख्य धारा के एसटी में ये 945 है? क्या ये सच में परीक्षा में फंसाने वाला सवाल है? ये प्रतियोगी परीक्षाओं का एक क्लासिक ट्रैप है। छात्र अक्सर अनुमान लगाकर एसटी का लिंगानुपात कम मार्क कर देते हैं, लेकिन सच्चाई विपरीत है। तो ऐसा क्यों है? इसका सीधा कारण उन समाजों की सांस्कृतिक संरचना है। जनजातीय समाजों में पारंपरिक रूप से महिलाओं को बहुत समान दर्जा प्राप्त होता है। कई समाज मात्र सत्तात्मक होते हैं, इसलिए वहां बेटियों के जन्म का स्वागत होता है। क्या बात है! ये एक ऐसा लॉजिक है जो कोई भी परीक्षार्थी अब कभी नहीं भूलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे धर्म आधारित जनसंख्या के क्रम के बारे में। ये भी बहुत दिलचस्प डेटा है। इस फिगर में दिखाया गया है 6 सुनहरे स्तंभ, जिनकी ऊंचाई उनकी जनसंख्या के अनुसार घट रही है। इसके बुलेट पॉइंट्स कुछ इस तरह हैं। घटता क्रम है हिंदू 79.8%, फिर मुस्लिम 14.2%, ईसाई 2.3%, सिख 1.7%, बौद्ध 0.7% और जैन 0.4%। और इससे याद रखने की ट्रिक क्या है? ट्रिक है हिम मु इसी बौजे, मतलब पहले अक्षर ले लिए गए हैं। आगे लिखा है सर्वाधिक वृद्धि दर। मुस्लिम समुदाय की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक रही है, जो कि 24.6% है। ट्रिक है मुस्लिम वृद्धि सबसे ऊपर लगभग 25%। सही है। न्यूनतम वृद्धि दर। जैन और पारसी समुदाय की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम दर्ज की गई है। ट्रिक है जैन और पारसी वृद्धि में आलसी। अच्छा तरीका याद करने का। 30 बेटियां। और फिर आता है एग्जाम अलर्ट। राष्ट्रीय स्तर पर बौद्ध, जो कि 0.7% है, वो जैन 0.4% से अधिक है। परीक्षा में अक्सर अंतिम 3 धर्मों सिख, बौद्ध, जैन का क्रम फंसाने के लिए दिया जाता है। देखिए, ये जो हिमुई सीबो जे ट्रिक है, इसे बस 2-3 बार बोलकर पक्का कर लेना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा जाल लिस्ट के आखिरी 3 धर्मों में बिछाया जाता है। मतलब सिख, बौद्ध और जैन में। बिल्कुल। लोग अक्सर सोचते हैं कि सिख के बाद जैन आते होंगे और फिर बौद्ध। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बौद्धों की आबादी जैनियों से ज्यादा है। यूपी कांस्टेबल जैसी परीक्षाओं में इन्हीं तीनों का क्रम आगे पीछे करके दिया जाता है। ये बहुत ही बारीक पॉइंट है। तो समुदायों को देखने के बाद अब ये देखना है कि लोग रहते कहाँ हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे शहरी जनसंख्या एवं संक्रमण सिद्धांत के बारे में। हाँ, ग्रामीण और शहरी वितरण बहुत महत्वपूर्ण है। इस फिगर में दिखाया गया है एक तराजू, जिसके एक पलड़े पर शहर की बिल्डिंग्स है और दूसरे पर गांव की हरियाली है। इसके बुलेट पॉइंट्स हैं। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र में है। ट्रिक है महाराष्ट्र में महानगर। संख्या के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है। और सर्वाधिक शहरी प्रतिशत गोवा में है, जो 62.2% है, जबकि न्यूनतम शहरी प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में है 10%। ट्रिक है गोवा में बीच, हिमाचल में पहाड़। बिल्कुल, गोवा में शहर ज्यादा हैं और हिमाचल में पहाड़ यानी गांव ज्यादा हैं। आगे है 10 लाख ही नगर यानी मिलियन प्लस शहर। भारत में 53 है, जिनमें सर्वाधिक यूपी और केरल में है। ट्रिक है 53 शहर यूपी केरल का कहर। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार समाज उच्च जन्म व मृत्यु दर से निम्न जन्म व मृत्यु दर की ओर बढ़ता है। इस पर हम अभी विस्तार से बात करेंगे। और एग्जाम अलर्ट है कि सर्वाधिक शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र में है, लेकिन सर्वाधिक प्रतिशत गोवा में है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एकदम सही। अब देखिए, ये जो भारी भरकम कीवर्ड है ना, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत यानी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, इसका कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है। क्या कहता है ये सिद्धांत? ये समझाता है कि समाज कैसे बदलता है। जब समाज पिछड़ा होता है तो चिकित्सा नहीं होती, इसलिए मृत्यु दर ज्यादा होती है। और बच्चों को काम करने वाले हाथ माना जाता है, इसलिए जन्म दर भी ज्यादा होती है।
तो ये वैसा ही है जैसे जब मेडिकल सुविधाएं बढ़ती हैं तो मृत्यु दर गिरती है, और जब शिक्षा बढ़ती है तो जन्म दर भी संतुलित हो जाती है। बिल्कुल। विकास के साथ जन्म और मृत्यु दोनों का ग्राफ नीचे आ जाता है। इसीलिए कहते हैं कि विकास सबसे अच्छा गर्भ निरोधक है। बहुत ही शानदार एनालॉजी है। अब सीधे भारत के सबसे बड़े जनसंख्या वाले राज्य की ओर मुड़ते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे यूपी के बारे में, जो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। यूपी के आंकड़े तो सच में किसी को भी हैरान कर सकते हैं। इस फिगर में दिखाया गया है एक ग्लोब और उसके साथ यूपी का एक बड़ा सुनहरा नक्शा, जिस पर ताज रखा है। बुलेट पॉइंट्स हैं। कुल जनसंख्या 19.98 करोड़ है, जो कि 16.51% है। ये 16.51% वाला आंकड़ा बहुत अहम है। वैश्विक तुलना की ट्रिक है CIAI यूप, और लिंग आधारित वितरण है पुरुष 52.29% और महिलाएं 47.71%। ट्रिक है 52 पुरुष 48 महिलाएं। एग्जाम अलर्ट है कि भारत की कुल जनसंख्या का 16.51% यूपी में निवास करता है। देखिए, उम्मीदवारों को इस 16.51% के आंकड़े को बार बार दोहराना चाहिए। और जो वैश्विक तुलना वाली ट्रिक है CIAI-UP, ये बहुत काम की है। इसका फुल फॉर्म क्या है? C से चाइना, I से इंडिया, A से अमेरिका, I से इंडोनेशिया और फिर सीधा अपना यूपी। सोचिए, ब्राजील या रूस जैसे देश यूपी की जनसंख्या से पीछे हैं। अरे वाओ, मतलब यूपी सच में एक महादेश के बराबर है। अब जब हम जान चुके हैं कि यूपी कितना विशाल है, तो चलिए एक गाड़ी के डैशबोर्ड की तरह यूपी के मुख्य संकेतों की जांच करते हैं। बिल्कुल, जिलेवार आंकड़े देखना जरूरी है। इस स्लाइड में हम बात करेंगे यूपी जनगणना 2011 के मुख्य डैशबोर्ड के बारे में। इस फिगर में दिखाए गए हैं 4 डायल या मीटर, जैसे कार में होते हैं। जनघनत्व है 829। ट्रिक है 829 का जाल। यूपी बहुत घना बसा हुआ राज्य है। लिंगानुपात है 912 और शिशु लिंगानुपात है 902। साक्षरता दर है 67.68%। ट्रिक है 6768। दशकीय वृद्धि दर 20.23% है। ट्रिक है 20 का दशक, 20 की वृद्धि। साक्षरता याद करना तो सच में आसान है, एक रिदम बन जाती है। और एग्जाम अलर्ट है कि यूपी का शिशु लिंगानुपात यानी 0 से 6 वर्ष 902 है। इसे सामान्य लिंगानुपात 912 से कंफ्यूज न करें। यहीं पर परीक्षा में सबसे ज्यादा उम्मीदवार उलझ जाते हैं। कुल लिंगानुपात 912 है, लेकिन शिशु लिंगानुपात 902 है। मतलब बच्चों में 10 अंकों की कमी है। हाँ, और एग्जामिनर जानबूझकर पहला ऑप्शन 912 देता है जब वो शिशु लिंगानुपात पूछता है। ये 10 अंकों की गिरावट एक कड़वी सामाजिक सच्चाई है कि बच्चियों के जन्म को लेकर आज भी भेदभाव है। बिल्कुल। चलिए अब देखते हैं कौन सा जिला किस मामले में आगे है। इस स्लाइड में हम बात करेंगे यूपी जिलेवार टॉपर, जनसंख्या और घनत्व के बारे में। यहाँ भी एक बहुत बड़ा ट्रैप है। इस फिगर में दिखाया गया है यूपी के नक्शे पर प्रयागराज और गाजियाबाद के ऊपर 3D इमारतें खड़ी हैं। बुलेट पॉइंट्स हैं। सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज में है और न्यूनतम महोबा में है। ट्रिक है प्रयाग के कुंभ में सबसे ज्यादा लोग, महोबा में महाकमी। और घनत्व के मामले में सर्वाधिक जनघनत्व गाजियाबाद का है और न्यूनतम ललितपुर का है। ट्रिक है ललितपुर बिल्कुल खाली। एग्जाम अलर्ट है कि सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज की है, लेकिन सर्वाधिक जनघनत्व गाजियाबाद का है। देखिए, घनत्व या डेंसिटी का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ज्यादा लोग होने का मतलब ये नहीं कि भीड़ भी सबसे ज्यादा हो। गाजियाबाद का क्षेत्रफल कम है और वो औद्योगिक हब है। मतलब प्रयागराज एक बड़े हॉल जैसा है जिसमें बहुत लोग हैं, लेकिन गाजियाबाद एक छोटे से कमरे जैसा है जिसमें ठूस ठूस कर लोग भरे हैं। बहुत ही शानदार उदाहरण दिया आपने। तो क्या परीक्षार्थियों को इसी क्षेत्रफल वाले पॉइंट पर फंसाया जाता है? बिल्कुल। सवाल आता है सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला, और पहला ऑप्शन होता है प्रयागराज। छात्रों से टिक कर देते हैं और नंबर कट जाते हैं। अच्छा, तो इसे ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे यूपी जिलेवार टॉपर, साक्षरता और लिंगानुपात के बारे में। इस फिगर में दिखाया गया है एक तरफ उड़ते हुए अक्षरों वाली किताब और दूसरी तरफ एक तराजू। साक्षरता के आंकड़े भी कम चौंकाने वाले नहीं हैं। इसके बुलेट पॉइंट्स हैं। सर्वाधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर में है और न्यूनतम श्रावस्ती में है। ट्रिक है गौतम बुद्ध सबसे ज्ञानी, श्रावस्ती में ज्ञान कम।
सर्वाधिक महिला साक्षरता कानपुर नगर में है इस पॉइंट को एकदम हाईलाइट कर लीजिए। और सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर में है 1024। न्यूनतम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर में है सिर्फ 851। ट्रिक है, जौनपुर की बेटियां सबसे आगे। एग्जाम अलर्ट है, महिला साक्षरता में कानपुर नगर प्रथम है, गौतम बुद्ध नगर नहीं। अब देखिए, गौतम बुद्ध नगर, जिसे हम नोएडा कहते हैं, उसका विरोधाभास या पैराडॉक्स बहुत गहरा है। हाँ, मुझे भी ये देखकर अजीब लगा। जो जिला साक्षरता में नंबर 1 है, वो लिंगानुपात में सबसे पीछे 851 पर कैसे हो सकता है? ये तो सोचने वाली बात है। यही यूपी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। ये दिखाता है कि सिर्फ साक्षरता दर अधिक होने या ऊंची बिल्डिंग्स बन जाने से सूच नहीं बदल जाती। आर्थिक संपन्नता के साथ कन्या भ्रूण हत्या जैसी चीजें कई बार और आधुनिक तरीके से होने लगती हैं। सच में ये आंकड़े समाज का आईना है। चलिए अब यूपी के भीतर एससी और एसटी की स्थिति देखते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे यूपी में एससी एवं एसटी के भौगोलिक वितरण के बारे में। ये डेटा भी बहुत खास है। इस फिगर में दिखाया गया है एक पुराना नक्शा जिस पर रॉयल सील लगी है और सीतापुर और सोनभद्र चमक रहे हैं। बुलेट पॉइंट्स हैं, सर्वाधिक एससी जनसंख्या सीतापुर में है और प्रतिशत में कौशाम्बी आगे है। न्यूनतम एससी बागपत में है। और एसटी के बारे में क्या आंकड़े हैं? यूपी में एसटी जनसंख्या मात्र 11 लाख है। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या और प्रतिशत दोनों में सोनभद्र सबसे ऊपर है। न्यूनतम एसटी बागपत में है। ट्रिक है, सोने से भरा भद्र, जनजातियों का गढ़। एग्जाम अलर्ट है, सोनभद्र एसटी के लिए दोनों श्रेणियों में प्रथम है, जबकि बागपत दोनों में न्यूनतम है। देखिए, यहाँ कीवर्ड सोनभद्र पे जोर देना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि ये संख्या और प्रतिशत दोनों में पहले स्थान पर है ना। बिल्कुल। सोनभद्र का भूगोल ऐसा है कि वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से लगता है और घने जंगलों से घिरा है, इसलिए वो जनजातियों का प्राकृतिक निवास है। और बागपत का कॉन्ट्रास्ट देखिए, वो एससी और एसटी दोनों में खाली है। मतलब बागपत दोनों में सबसे नीचे है। ये तो याद रखना बहुत आसान हो गया। अब आते हैं अपनी आखिरी स्लाइड पर। इस स्लाइड में हम बात करेंगे यूपी धार्मिक जनगणना और भारत से इसके भिन्न क्रम के बारे में। इसे मैं इस पूरी क्लास का सबसे बड़ा ट्रैप मानता हूँ। इस फिगर में दिखाया गया है एक तराजू जिस पर विभिन्न धर्मों के पवित्र ग्रंथ रखे हैं। इसके बुलेट पॉइंट्स हैं, यूपी का धार्मिक क्रम है हिन्मू सी ई जैबो। राष्ट्रीय क्रम से बिल्कुल अलग। हाँ, मुख्य अंतर ये है कि यूपी में सिख ईसाइयों से ज्यादा है और दूसरा मुख्य अंतर है कि यूपी में जैन बौद्धों से ज्यादा है। एग्जाम अलर्ट है कि भारत में बौद्ध जैनियों से ज्यादा है, जबकि यूपी में जैन बौद्धों से ज्यादा है। यही है वो जाल जिसका मैं जिक्र कर रहा था। ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है। अगर मैं एग्जाम हॉल में बैठी हूँ, घड़ी चल रही है, तो मैं इसे कैसे याद रखूं कि यूपी में जैन पहले आते हैं? देखिए, इसके लिए एक बहुत ही सॉलिड लॉजिक है। शब्दों की लंबाई पर ध्यान दीजिए। अच्छा, वो कैसे? यूपी एक छोटा शब्द है, तो यहाँ जैन जो कि छोटा शब्द है वो बौद्ध से पहले आता है। जबकि भारत एक बड़ा शब्द है, तो वहाँ बौद्ध जो बड़ा शब्द है वो जैन से पहले आता है। अरे वाह! यूपी छोटा शब्द तो जैन पहले और भारत बड़ा शब्द तो बौद्ध पहले। ये ट्रिक तो सच में कमाल की है। और एक सीधा तरीका भी है याद रखने का। यूपी में जैनियों की संख्या बौद्धों से ज्यादा है। बस इसे रट लीजिए। एकदम सही। तो क्लास खत्म होने से पहले चलिए एक त्वरित रिवीजन या क्विक रिवीजन करते हैं। मैं सवाल पूछूंगी और आप फटाफट जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, मैं रैपिड फायर के लिए तैयार हूँ। भारत में एससी का प्रतिशत सबसे ज्यादा कहाँ है? प्रतिशत पंजाब में झकास है, लेकिन कुल संख्या यूपी के पास है। और शहरी जनसंख्या? शहरी जनसंख्या सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, लेकिन प्रतिशत गोवा के बीच पर सबसे ज्यादा है। यूपी की दुनिया में क्या स्थिति है? यूपी भारत की जनसंख्या का 16.51% है। ट्रिक है CIAIUP। यूपी का शिशुलिंगानुपात? यूपी का शिशुलिंगानुपात 902 है, जबकि सामान्य 912 है, 10 की कमी। घनत्व और जनसंख्या में कंफ्यूजन? प्रयागराज में सबसे ज्यादा लोग हैं, पर गाजियाबाद के छोटे कमरे में सबसे ज्यादा घनत्व है। साक्षरता का विरोधाभास? गौतम बुद्ध नगर सबसे पढ़ा लिखा है, पर लिंगानुपात में सबसे पीछे है, सिर्फ 851। एसटी का गढ़ कौन सा जिला है? सोनभद्र एसटी का गढ़ है और बागपत में एससी और एसटी दोनों सबसे कम हैं। और सबसे जरूरी धार्मिक ट्रैप? यूपी में जैन बौद्धों से ज्यादा हैं। छोटा शब्द यूपी तो छोटा शब्द जैन पहले। क्या बात है, ये रिवीजन तो एकदम परफेक्ट रहा।
लेकिन जाने से पहले मैं सभी उम्मीदवारों के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगा। बिल्कुल, बताइए। आज हमने 2011 के जनगणना का गहन विश्लेषण किया। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को याद करें, जो कहता है कि विकास के साथ जन्म दर घटती है। अब सोचिए, जब नई जनगणना के आंकड़े आएंगे तो क्या उच्च साक्षरता के कारण उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात और दशकीय वृद्धि दर में कोई ऐतिहासिक सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा? सोचने वाली बात है। क्या यूपी विकास के साथ जन्म दर घटने वाले सिद्धांत को साबित करेगा, या फिर गौतम बुद्ध नगर जैसा कोई नया पैराडॉक्स सामने आएगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। यह सच में एक ऐसा सवाल है जो हमें आंकड़ों से आगे बढ़कर अपने समाज के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। तो चलिए, इसी विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण सत्र को समाप्त करते हैं। जो भी उम्मीदवार यूपी कांस्टेबल और होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आगामी परीक्षाओं के लिए ढेरों शुभकामनाएं। स्मार्ट तरीके से सीखते रहिए। धन्यवाद। जैसा कि आपने उसका थ्योरी पोर्शन पढ़ लिया है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे उसके MCQ प्रैक्टिस। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला खंड है राष्ट्रीय जनगणना पर। प्रश्न 1, भारत में कुल अनुसूचित जाति SC की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 8.6%, ऑप्शन बी 16.6%, ऑप्शन सी 20.7%, ऑप्शन डी 31.16%। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी 16.6%, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का हिस्सा 16.6% था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति SC की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी पंजाब, क्योंकि पंजाब की कुल जनसंख्या में 31.9% हिस्सा अनुसूचित जातियों का है, जो देश में सर्वाधिक प्रतिशत है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति ST का राष्ट्रीय लिंगानुपात कितना है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 945, ऑप्शन बी 912, ऑप्शन सी 990, ऑप्शन डी 1023। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी 990, क्योंकि 2011 में ST समुदाय का लिंगानुपात 990 था, जो राष्ट्रीय औसत 943 से काफी अधिक था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4, प्रतिशत के आधार पर भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति ST किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में निवास करती है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी नागालैंड। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी लक्षद्वीप, क्योंकि लक्षद्वीप की 94.8% आबादी अनुसूचित जनजाति की है, जो प्रतिशत के हिसाब से देश में सर्वोच्च है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से किन राज्यों में अनुसूचित जाति SC की जनसंख्या 0 है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए पंजाब और हरियाणा, ऑप्शन बी नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी दिल्ली और चंडीगढ़, ऑप्शन डी सिक्किम और गोवा। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति अधिसूचित नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जनजाति ST की जनसंख्या 0 है? आपकी ऑप्शन है ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन ए पंजाब, क्योंकि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति अधिसूचित नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 7, राष्ट्रीय स्तर पर अंतिम 3 धर्मों की जनसंख्या का सही अवरोही घटता क्रम क्या है? आपके ऑप्शन हैं
ऑप्शन ए बौद्ध, जैन, सिख। ऑप्शन बी सिख, बौद्ध, जैन। ऑप्शन सी जैन, बौद्ध, सिख। ऑप्शन डी सिख, जैन, बौद्ध। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी सिख, बौद्ध, जैन। क्योंकि भारत में सिखों की जनसंख्या लगभग 2.08 करोड़, बौद्धों की 84 लाख और जैनियों की 45 लाख है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस धार्मिक समुदाय की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी ईसाई, ऑप्शन सी मुस्लिम, ऑप्शन डी सिख। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी मुस्लिम। क्योंकि 2001-2011 के दशक में मुस्लिम समुदाय की वृद्धि दर 24.6% थी, जो सभी प्रमुख धर्मों में सर्वाधिक थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 9। भारत में किस धार्मिक समुदाय का लिंगानुपात सबसे अच्छा, सर्वाधिक है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी मुस्लिम, ऑप्शन डी ईसाई। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन डी ईसाई। क्योंकि ईसाई समुदाय का लिंगानुपात 1023 था, जो भारत में किसी भी धार्मिक समुदाय में सबसे अधिक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 10। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 20.23%, ऑप्शन बी 31.16%, ऑप्शन सी 16.51%, ऑप्शन डी 67-67%। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी 31.16%। क्योंकि जनगणना 2011 में देश की 31.16% आबादी को शहरी क्षेत्रों में निवास करते हुए दर्ज किया गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या संख्या के आधार पर निवास करती है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। क्योंकि महाराष्ट्र में 5.08 करोड़ लोग शहरों में रहते हैं, जो संख्या के हिसाब से देश में सर्वाधिक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 12। भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी गोवा। क्योंकि गोवा की 62.2% आबादी शहरी है, जो प्रतिशत के मामले में सभी राज्यों में शीर्ष पर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 13। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख ही नगरों की कुल संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 53, ऑप्शन सी 48, ऑप्शन डी 61। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी 53। क्योंकि 2011 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या 53 थी, जबकि 2001 में ये संख्या 35 थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 14। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का मुख्य आधार क्या है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए केवल मृत्यु दर में कमी, ऑप्शन बी उच्च जन्म मृत्यु दर से निम्न जन्म मृत्यु दर की ओर बदलाव, ऑप्शन सी केवल जन्म दर में वृद्धि, ऑप्शन डी शहरीकरण से ग्रामीण पलायन। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी उच्च जन्म मृत्यु दर से निम्न जन्म मृत्यु दर की ओर बदलाव। क्योंकि ये सिद्धांत बताता है कि कैसे कोई समाज आर्थिक विकास के साथ उच्च जन्म और मृत्यु दर से निम्न जन्म और मृत्यु दर की स्थिति में परिवर्तित होता है। अब दूसरा खंड उत्तर प्रदेश जनगणना पर आधारित है। प्रश्न 15। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए
16.51%, ऑप्शन बी 16.6%, ऑप्शन सी 20.23%, ऑप्शन डी 31.16%। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन ए 16.51%। क्योंकि उत्तर प्रदेश की लगभग 20 करोड़ की आबादी भारत की कुल आबादी का 16.51% है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 16। यदि उत्तर प्रदेश एक स्वतंत्र देश होता तो जनसंख्या के मामले में विश्व में उसका कौन सा स्थान होता? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए तीसरा, ऑप्शन बी चौथा, ऑप्शन सी पांचवां, ऑप्शन डी छठा। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी पांचवां। क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से यह केवल चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया से ही पीछे होता। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 17। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में पुरुष और महिला जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 51.10% और 48.90%, ऑप्शन बी 52.29% और 47.71%, ऑप्शन सी 50.50% और 49.50%, ऑप्शन डी 53.21% और 46.79%। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी 52.29% और 47.71%। क्योंकि राज्य में 52.29% पुरुष और 47.71% महिलाएं हैं, जो एक महत्वपूर्ण लैंगिक अंतर को दर्शाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 18। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 912, ऑप्शन बी 829, ऑप्शन सी 902, ऑप्शन डी 3971। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी 829। क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर औसतन 829 व्यक्ति निवास करते हैं, जो राष्ट्रीय औसत से बहुत अधिक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 19। उत्तर प्रदेश का कुल लिंगानुपात कितना है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 945, ऑप्शन बी 990, ऑप्शन सी 912, ऑप्शन डी 902। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी 912। क्योंकि राज्य में प्रति 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं, जो राष्ट्रीय औसत 943 से कम है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 20। उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात 0 to 6 वर्ष कितना दर्ज किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 829, ऑप्शन बी 902, ऑप्शन सी 912, ऑप्शन डी 1024। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी 902। क्योंकि 0 से 6 आयु वर्ग में यह अनुपात और भी कम होकर 902 रह जाता है, जो एक चिंता का विषय है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 21। वर्ष 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 67.68%, ऑप्शन बी 75.1%, ऑप्शन सी 80.12%, ऑप्शन डी 62.2%। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन ए 67.68%, क्योंकि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.68% थी, जिसमें पुरुषों की 77.3% और महिलाओं की 57.2% थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 22। उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर 2001-2011 कितनी रही है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 16.51%, ऑप्शन बी 20.23%, ऑप्शन सी 24.6%, ऑप्शन डी 31.16%। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी 20.23%, क्योंकि 2001 से 2011 के बीच राज्य की जनसंख्या में 20.23% की वृद्धि दर्ज की गई थी।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 23। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मुरादाबाद, ऑप्शन बी गाजियाबाद, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी लखनऊ। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रयागराज, क्योंकि 2011 में प्रयागराज तत्कालीन इलाहाबाद की जनसंख्या लगभग 59.5 लाख थी, जो राज्य में सर्वाधिक थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 24। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए महोबा, ऑप्शन बी चित्रकूट, ऑप्शन सी हमीरपुर, ऑप्शन डी ललितपुर। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन ए महोबा, क्योंकि महोबा की जनसंख्या मात्र 8.7 लाख थी, जो राज्य में सबसे कम थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 25। उत्तर प्रदेश के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी गाजियाबाद, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी लखनऊ। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी गाजियाबाद, क्योंकि गाजियाबाद का जनसंख्या घनत्व 3,971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो राज्य में सर्वोच्च था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 26। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए महोबा, ऑप्शन बी सोनभद्र, ऑप्शन सी हमीरपुर, ऑप्शन डी ललितपुर। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन डी ललितपुर, क्योंकि ललितपुर में प्रति वर्ग किलोमीटर केवल 242 व्यक्ति रहते हैं, जो राज्य में न्यूनतम घनत्व है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 27। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कुल साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कानपुर नगर, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन सी गाजियाबाद, ऑप्शन डी प्रयागराज। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी गौतम बुद्ध नगर, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर की कुल साक्षरता दर 80.12% थी, जो प्रदेश में सबसे अधिक थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 28। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी कानपुर नगर, ऑप्शन डी श्रावस्ती। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी कानपुर नगर, क्योंकि महिला साक्षरता के मामले में कानपुर नगर 75.1% के साथ शीर्ष पर था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 29। उत्तर प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए आजमगढ़, ऑप्शन बी देवरिया, ऑप्शन सी जौनपुर, ऑप्शन डी प्रतापगढ़। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी जौनपुर, क्योंकि जौनपुर में प्रति 1000 पुरुषों पर 1024 महिलाएं थीं, जो राज्य का एकमात्र जिला था जहां लिंगानुपात 1000 से अधिक था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 30। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए हमीरपुर, ऑप्शन बी बागपत, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन डी कानपुर नगर। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी गौतम बुद्ध नगर, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर में यह आंकड़ा मात्र 851 था, जो राज्य में सबसे कम था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 31। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति एससी का प्रतिशत कितना है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 16.6%, ऑप्शन बी 20.7%, ऑप्शन सी 8.6%, ऑप्शन डी 16.51%। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी 20.7%, क्योंकि राज्य की कुल आबादी का 20.7% हिस्सा अनुसूचित जातियों का है, जो राष्ट्रीय औसत 16.6% से अधिक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 32। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जाति एससी की संख्या के आधार पर सर्वाधिक है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए कौशाम्बी, ऑप्शन बी सीतापुर, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी सोनभद्र। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी सीतापुर,
क्योंकि संख्या के हिसाब से सीतापुर में सबसे अधिक 14.46 लाख एससी जनसंख्या निवास करती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 33। उत्तर प्रदेश में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक एससी जनसंख्या किस जिले में है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सीतापुर, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी बागपत, ऑप्शन डी सोनभद्र। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी कौशाम्बी, क्योंकि कौशाम्बी की कुल जनसंख्या का 34.72% हिस्सा अनुसूचित जातियों का है, जो प्रतिशत के मामले में राज्य में सर्वाधिक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 34। उत्तर प्रदेश का वह जिला कौन सा है जहां एससी जनसंख्या संख्या और प्रतिशत दोनों में सबसे कम है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बागपत, ऑप्शन बी ललितपुर, ऑप्शन सी महोबा, ऑप्शन डी श्रावस्ती। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन ए बागपत, क्योंकि बागपत में एससी जनसंख्या सबसे कम 1.49 लाख और प्रतिशत भी सबसे कम 11.44% है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 35। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला एसटी जनसंख्या संख्या और प्रतिशत दोनों के मामले में प्रथम स्थान पर है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ललितपुर, ऑप्शन बी बलिया, ऑप्शन सी सोनभद्र, ऑप्शन डी देवरिया। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी सोनभद्र, क्योंकि सोनभद्र में सर्वाधिक एसटी जनसंख्या 3.85 लाख और सर्वाधिक एसटी प्रतिशत 20.7% दोनों दर्ज किए गए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 36। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल एसटी जनसंख्या लगभग कितनी है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 5.8 लाख, ऑप्शन बी 11.34 लाख, ऑप्शन सी 20.13 करोड़, ऑप्शन डी 10.42 करोड़। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी 11.34 लाख, क्योंकि यह राज्य की कुल जनसंख्या का मात्र 0.6% है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 37। उत्तर प्रदेश में धार्मिक जनसंख्या का सही अवरोही क्रम क्या है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख, ऑप्शन बी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ऑप्शन सी हिंदू मुस्लिम जैन बौद्ध, ऑप्शन डी हिंदू मुस्लिम सिख बौद्ध। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, क्योंकि राज्य में हिंदू 79.73% और मुस्लिम 19.26% के बाद सिख 0.32% और फिर ईसाई 0.18% का स्थान आता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 38। उत्तर प्रदेश में तीसरी सबसे बड़ी धार्मिक कम्युनिटी समुदाय कौन सी है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ईसाई, ऑप्शन बी सिख, ऑप्शन सी बौद्ध, ऑप्शन डी जैन। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी सिख, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम के बाद सिख समुदाय 6.43 लाख की आबादी के साथ तीसरे स्थान पर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 39। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म में से किसकी जनसंख्या अधिक है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए बौद्ध, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी दोनों की बराबर है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी जैन, क्योंकि राज्य में जैन समुदाय की आबादी 2.13 लाख है, जबकि बौद्ध समुदाय की आबादी 2.06 लाख है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 40। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम एसटी अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए महोबा, ऑप्शन बी बागपत, ऑप्शन सी श्रावस्ती, ऑप्शन डी चित्रकूट। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी बागपत, क्योंकि बागपत में मात्र 14 व्यक्ति ही अनुसूचित जनजाति के रूप में दर्ज किए गए थे। ये है इन सभी एमसीक्यूज की आंसर की, जो कि आपके रिवीजन टाइम में बहुत हेल्प करेगी। एमसीक्यू प्रैक्टिस यहीं समाप्त होती है।